हानी स्टोरी में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में दो कहानियां हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। आखिर तक ज़रूर सुनेगा, शुक्रिया। सर, मैं पेपरों में पास तो हो जाऊंगी ना, रमशा इल्तिजा भरे अंदाज में बोल रही थी और सर अनवर बड़े इत्मीनान से इसकी तरफ देख रहे थे। फिर सर अनवर कुछ सोचते हुए मुस्कुराए और उससे कहने लगे, देखो रमशा, ये बात तो अब तुम पर है कि तुम पास होना चाहती हो, ये फेल। तो वो बोली, सर मैं पास होना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सर अनवर के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट फैल गई और वो इसी अंदाज में बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम पेपरों की फिक्र बिल्कुल मत करो, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। बस तुम मुझे अच्छे तरीके से खुश कर दो और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। देखना, इस बार तुम सिर्फ पास ही नहीं बल्कि टॉप करोगी। और ये कहते ही सर अनवर रमशा की तरफ बढ़े। और ऐसी बात नहीं कि रमशा को सर अनवर अच्छे नहीं लगते थे, बस वो एहतराम ना उनसे मुखातिब होते हुए घबराती थी। आज उसने हिम्मत करके उनसे बात करने का फैसला कर ही लिया। क्लास खत्म होते ही जब तमाम लड़कियां क्लास से बाहर निकल गई तो सर अनवर हसब मामूल डाइस पर रखे पेपरों को तरतीब दे रहे थे और शाइस्ता उनके पास खड़ी पेपर उठा कर उनके हाथ में दे रही थी। तो रमशा अपनी नशिस्त से उठी और आंखें झुकाए डॉक्स की तरफ बढ़ी, जहां शाइस्ता सर अनवर को पेपर तरतीब देने में उनकी मदद करवा रही थी। जब सर अनवर की नज़र रमशा पर पड़ी तो बोले, रमशा कुछ कहना है? तो रमशा कुछ कहने के बजाय अपनी नज़रें झुकाए खड़ी रही। तभी अचानक से शाइस्ता सर की तरफ देखते हुए बोली, सर रमशा की अगले महीने शादी है, इसके लिए फाइनल सेमेस्टर पास करना बहुत ज़रूरी है। एक आप ही है जिनसे खिलकर बात की जा सकती है। शाइस्ता बोले जा रही थी मगर सर अनवर नज़रें झुकाए खड़ी रमशा को ही देख रहे थे। शाइस्ता की आवाज़ तो इसके कानों पर पड़ रही थी मगर उनकी तवज्जो रमशा पर मरकूज थी। फिर शाइस्ता ने डाइस की ओट से उनके कोट की आस्तीन को हल्का सा खींचते हुए कहा, सर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। तो सर अनवर ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो कारकर्दगी होगी वही नतीजा आ जाएगा। कारकर्दगी अगर इतनी अच्छी होती तो अब से बात ही क्यों करते सर? अगर उसका रिजल्ट अच्छा ना आया तो इसका रिश्ता टूट जाएगा। बस यूं समझी कि इसकी जिंदगी की डोर अब आपके हाथ में है। शाइस्ता दिल और जान से रमशा की वकालत कर रही थी। इसकी नज़रें जब रमशा पर पड़ीं तो इसकी जुबान बंद हो गई, क्योंकि रमशा की आंखों से निकले आंसू उसकी सब्ज रंग की कमीज पर यूं गिर रहे थे जैसे घास पर उस पड़ी हो। शाइस्ता ने टिश्यू से इसके आंसू पोंछे और दिलासा देते हुए गले लगा लिया। सर अनवर ने पेपर समेटे और ये कहते हुए कमरे से निकल गए कि अच्छा कुछ करते हैं। उनके जाने के बाद शाइस्ता ने रमशा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सर को जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। शाइस्ता के कहने पर रमशा को तसल्ली हो गई और उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार होने लगे। अच्छा, कल तुम किया कर रही हो? मेरा मतलब कल मेरे घर आ जाओ, सर को भी चाय पर बिला लेते हैं और तफसील से बात भी हो जाएगी। शाइस्ता की ये बात सुनते ही रमशा के मुंह से निकला कि काम तो हो जाएगा ना। शाइस्ता ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैंने सर से बड़े काम निकलवाए हैं, मुझे मालूम है काम कैसे करवाना है, बस तुमने वैसे ही करना है जैसे मैं कहूँ। वो दोनों बाहर निकली तो बाहर रमशा के वालिद इसे लेने के लिए मौजूद थे। शाइस्ता ने कहा, अंकल कल रमशा ने मेरे घर आना है, मेरी बर्थडे है। इजाज़त मिलने पर दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक पैदा हुई। शाइस्ता के वालिदैन डॉक्टर थे, वो सुबह 8 बजे चले गए। शाइस्ता जब उठी तो 10 बज चुके थे। इसने चाय बनाई और मग पकड़कर टीवी के सामने आकर बैठ गई। 1 बजे के करीब दरवाजे पर बेल हुई। शाइस्ता ने दरवाज़ा खोला तो सामने सर अनवर हाथ में बड़ा शापर थामे मौजूद थे। अंदर आते ही शाइस्ता से कहा, इसमें खाना है, जल्दी डाल कर लाओ, बहुत भूख लगी है। वो दोनों यूं बातें कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे से इस घर में रोज़ मिलते हो। उनमें उस्ताद और शागिर्द वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही थी, जबकि ये हकीकत भी थी कि वो हफ्ते में एक दिन ज़रूर मिलते थे, क्योंकि सर अनवर की फैमिली का उनके घर आना जाना था और ख़ास तौर पर सर अनवर की बड़ी बेटी जो 10वीं की तालिबा थी, शाइस्ता से बड़ा लगाव रखती थी। शाइस्ता ने कहा, हमेशा आने वाली है, मिलकर खाते हैं। शाइस्ता और सर अनवर के दरमियान 3 साल से दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर अब शाइस्ता किसी और से दोस्ती कर चुकी थी और इसी से शादी भी करना चाहती थी। मगर इसने सर अनवर से वादा किया था कि वो उनको एक गिफ्ट देगी और वो गिफ्ट रमशा की शक्ल में देना चाहती थी, क्योंकि शाइस्ता कई बार सर को देख चुकी थी कि वो रमशा में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। दरवाजे पर बैल बजी तो शाइस्ता ने दरवाज़ा खोला। सामने रमशा खड़ी थी। शाइस्ता ने इसे अंदर आने का कहा तो वो दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में सर को पहले से मौजूद पाकर थोड़ी परेशान हुई। इसने सर को सलाम किया और शाइस्ता इसे लेकर किचन में चली गई। शाइस्ता के जहन में अब एक ही बात थी कि वो रमशा को किस तरह तैयार करे कि वो सर से दोस्ती करने पर राज़ी हो जाए। खाना उठा
कर ले जाते हुए इसने रमशा से कहा कि सारी बात हो गई है, बस अब तुमने फ्रेंडली माहौल में गुपशप लगानी है। खाने के बाद शाइस्ता ने बर्तन उठाए और जाते हुए कहा, आप दोनों गुपशप करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रमशा सर झुका है जमीन की को देख रही थी, जबकि सर अनवर उसकी तरफ। दोनों में खासी देर तक खामोशी रही और वो दोनों कुछ बात न कर सके। इतने में शाइस्ता भी चाय बनाकर ले आई। जब इसने देखा कि अभी तक दोनों के दरमियान कोई बातचीत का सिलसिला नहीं हुआ तो इसने रमशा के करीब आकर सरगोशी में बोला कि अगर तुम इसी तरह खामोश रही तो कैसे काम बनेगा। तो रमशा बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही है अकेले में सर से बात करते हुए। ये बात सुनकर शाइस्ता उठकर सर अनवर की तरफ बढ़ी और कहने लगी कि सर, अगर रमशा शर्मा रही है तो आप ही बात करने का आगाज कर ले। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। फिर सर अनवर ने चाय उठाई और रमशा के करीब जाकर बैठ गए तो वो एकदम जिप सी गई। सर अनवर ने जब इसकी ये कैफियत देखी तो बोले, रमशा तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो। वो बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर अनवर ने बातें करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता रमशा भी नॉर्मल होती गई। फिर उन दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला चल निकला और जब सर अनवर ने देखा कि रमशा उनसे बिल्कुल घुल मिल गई है तो उन्होंने बातें करने के दौरान रमशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिससे रमशा ने है एक दफा सर की तरफ देखा और अपनी नज़रें नीचे कर ली। फिर जब सर अनवर को रमशा की तरफ से पूरा इत्मीनान हो गया तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और कुछ ही लम्हों बाद सर अनवर रमशा के साथ मैच खेलना शुरू कर दिया। तो मिनट की इस मुलाकात में सर अनवर की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मगर रमशा एक अनजाने से खौफ का शिकार और बहुत गुमसिम थी। कुछ देर बाद शाइस्ता भी कमरे में आ गई, मगर अजीब सन्नाटा देखकर वो परेशान हुई। जब वो रमशा की तरफ आई तो इसने अफसुर्दा निगाह से शाइस्ता को देखा। मुंह से तो कुछ ना बोली, मगर उसकी आंखों में बहुत से सवाल छुपे थे। सर अनवर मौका की मुनासिबत से फौरी तौर पर उठे और रुखसत लेकर चलते बने। वो दोनों काफी देर तक खामोश बैठी रहे। बाहर से बैल की आवाज आई। रमशा को मालूम था कि इसके अबू इसे लेने आए हैं। वो उठी तो शाइस्ता ने इसका हाथ थामा। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर रमशा ने इसका हाथ झटकुते हुए बस इतना कहा कि आज मुझे मालूम हो गया कि तुम हर बार क्लास में टॉप कैसे कर लेती थीं। तुमने तो मेरा सारा भरोसा तोड़ कर रख दिया। ये कहकर वो तो चली गई, मगर शाइस्ता का सर चकराने लगा और इसे यूं लगा जैसे कमरे की छत इस पर करने लगी हो। दूसरी जानिब सर अनवर जब अपने घर दाखिल हुए तो घर में कोहराम बरपा था। पता चला कि उनकी बेटी स्कूल से वापस ही नहीं आई और थोड़ी देर पहले कॉल आई थी कि वो अपने एक दोस्त के साथ भाग गई है और इससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर सर अनवर के सामने रमशा का आंसुओं भरा चेहरा घूमने लगा और पहली बार एहसास हुआ कि ये तो एक कर्ज है जो सूद के साथ अदा करना पड़ता है। नाजरीन, यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। इस दिन फैसल जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो इसके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई। इसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। वो बेयकीनी के आलम में दरवाजे पर खड़ा हैरत से अंदर देख रहा था, जहां इसकी माँ और खाला मोबाइल पकड़े कुछ देख रही थीं। उन्होंने अपनी नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर जमा रखी थी, जबकि इसकी खाला अपने हाथ से इसकी माँ को सुकून दे रही थी और दूसरी तरफ इसकी माँ। फैसल के पैदा होने के कुछ सालों बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया था तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ की एक बहन भी थी जिसका नाम शहनाज था, जिसको वो खाला कहता था, और वो कुछ अरसे से इसी महल्ले में इक्के रहने लगी थी। जबकि फैसल की सौतेली माँ का नाम ताहिरा बेगम था। अब फैसल 16 साल की उम्र को पहुंच चुका था। वो अपनी फैमिली में बहुत शरीफ और सुलझा हुआ लड़का था। पढ़ाई में भी अपनी उम्र के सारे कजिन से तेज था। इसकी आदतों को देखकर सारे रिश्तेदार उससे बहुत मुतासिर थे। खानदान ने सबकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की शादी फैसल से ही हो, मगर फैसल की माँ को कोई जल्दी नहीं थी। वो चाहती थी कि पहले फैसल की बड़ी बहन की शादी हो, इसके बाद ही इसका रिश्ता कहीं हो। गाल और अभी शादी को तो काफी देर थी। इसकी बड़ी बहन मारिया, जिसकी उम्र में साल थी, बीए करने के बाद वो घर में ही रहती थी, जबकि फैसल एफए करने के बाद अभी अपनी छुट्टियां इंजॉय कर रहा था। फैसल के वालिद हमीद खान, जिन्हें सब लोग खान साहिब बुलाते थे, वो दुबई में काम किया करते थे। इसके अबू का लकड़ी का कारोबार था और उसके खालू वसीम उन्हीं के पास नौकरी करते थे, जबकि इसकी खाला शहनाज उन्हीं की गली में घर के सामने वाले घर में अपनी 2 12 साला जुड़वा बेटियों के साथ रहती थी, जिन्हें फैमिली में सब लोग प्यार से माही और रुकया बुलाते थे। वो रोज़ाना स्कूल से सीधी हमारे घर आ जाती और मारिया बाजी से ट्यूशन लेती। कभी कभी मारिया खुद भी खाला के घर जाकर उन्हें ट्यूशन देकर आ जाती थी। खाला शहनाज की ख्वाहिश थी कि फैसल का रिश्ता उनकी 2 जुड़वा बेटियों में से किसी एक बेटी के साथ कर दें, क्योंकि एक तो वो बहुत शरीफ और सुलझा हुआ लड़का था, जबकि दूसरी तरफ फैसल के अबू भी काफ़ी अमीर थे। इसकी बहन मारिया ज़रा शौख मिजाज की लड़की थी।
वो हर एक के साथ घुल मिल कर रहती, बस इसके दिल में एक ही गम था, और वो ये था कि 19 सालों में इसे आज तक किसी का साथ नसीब नहीं हुआ था। जिस दिन से वो जवान हुई थी, इस दिन से वो अपनी शादी के ख्वाब देख रही थी, मगर अभी तक इससे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई थी। सारा दिन घर के काम काज करने और शाम को माही और रफिया को पढ़ाने के बाद रात को जब बहुत थक हार कर सोती तो इसे अपने साथ किसी की कमी हमेशा महसूस होती थी, मगर वो अपने आप को इस बात पर तसल्ली दे लेती कि आखिर उसकी माँ और उसकी खाला भी तो अकेली रहती हैं। मगर इस तन्हाई में इसके मोबाइल ने इसका बहुत साथ दिया था। वो हर रोज रात को सुकून पहुंचाने वाली वीडियो देखती और खुद को अपने हाथ से सुकून देने की कोशिश करती। हमीद खान और वसीम को दुबई गए हुए 15 से साल होने को थे, और वो उन 15 से सालों में मुश्किल से 2-4 बार ही आए थे। बाकी का सारा साल फैसल की माँ और उसकी खाला अकेली ही रहती थी। इस दिन फैसल टीवी देखने में मसरूफ था तो उसकी माँ टीवी लाउंज में आई और उसको एक शापर देकर खाला के पास भेजा। दुबई से कुछ दिन पहले कुछ सामान आया था जो फैसल के अब्बू और उसके खालू ने भेजा था। उसकी माँ ने अपना सामान रखकर बाकी सामान इसके हाथ अपनी बहन के घर भिजवा दिया। वो अपने घर से निकलकर खाला के घर की तरफ बढ़ गया। खाला के दरवाज़ा पर पहुंचकर उसने खटखटाने के लिए हाथ रखा तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। इसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और गुनगुनाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। माही और रफिया इस वक्त स्कूल गई हुई थी, इसलिए घर में काफ़ी सन्नाटा था। फैसल अपनी खाला को ढूंढता हुआ किचन में गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ से निकलकर उसने खाला को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब ना आया। इसको लगा कि कहीं उसकी खाला को नींद ही ना आ गई हो। फिर वो सीधा खाला के कमरे की तरफ चल पड़ा, मगर जैसे ही वो खाला के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदमों में जैसे बेड़ियां पड़ गई हूँ। उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था और न ही इसकी समझ में कुछ आ रहा था, क्योंकि इसकी प्यारी खाला तो फैसल कोई बच्चा न था कि उसे किसी बात का इल्म न हो। वो जानता था उसकी खाला क्या कर रही हैं, मगर इसके लिए यह बात हज़म करना मुश्किल था। इंसान अच्छी तरह जानता है कि सुकून लेने का काम हर घर में हर कोई करता है, मगर अपने घर का सोच कर तसव्वुर करना बहुत मुश्किल होता है कि इसके घर के लोग भी ऐसे काम करते हैं। फैसल के लिए भी ये कुछ ऐसा ही था। वो दरवाजे पर पे खड़ा मुंह खोले हैरत से देख रहा था, जहां इसकी खाला एक हाथ में मोबाइल पकड़े कुछ देख रही थी और अपने दूसरे हाथ से इस वक्त फैसल को अपनी खाला के चेहरे पर सुकून के तासुरात वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। इसने खड़े खड़े एक झरझरी सी ली, तभी एकदम खाला की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर एक पल के लिए वो डर सा गया। शहनाज खाला ने इसको दरवाजे पर खड़ा हुआ देख लिया तो उन्होंने फौरन बेड की चादर अपने ऊपर ले ली थी। डर के मारे फैसल की धड़कन भी एक सेकंड के लिए जैसे रुक सी गई, मगर इससे पहले कि वो वहां से हिट पाता अंदर से खाला की गरजदार आवाज़ आई, फैसल अंदर आओ। फैसल खाला की आवाज़ में शदीद गुस्से को महसूस कर सकता था। उसके पास और कोई चारा ना था, इसलिए वो चुपचाप खाला के कमरे में दाखिल हुआ और सर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो गया। गुस्से के मारे शहनाज खाला का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उनकी आंखों से जैसे आग बरस रही हो। खाला ने शदीद गुस्से भरी आवाज़ में कहा, ये क्या घटिया हरकत है, शर्म नहीं आती किसी के रो में ऐसे झांकते हुए, और बेशर्मों की तरह न जाने कब से खड़े थे। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? मैं अभी तुम्हारी माँ को फ़ोन करती हूँ और बताती हूँ तुमने जो घटिया हरकत की है। माँ के नाम की धमकी सुनकर एकदम से इसके रूंटे खड़े हो गए। इसकी हिम्मत ने एकदम जवाब दे दिया और वो बिलक बिलक कर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, खाला प्लीज उम्मी को कुछ ना बताइएगा, वो तो मुझे जान से मार देंगी। मैं तो बस आपको ये शापर देने आया था। आपके घर का दरवाज़ा खुला देखा तो मैं खुद ही अंदर आ गया। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ ये सब कुछ कर रही होंगी। प्लीज़ खाला मुझे मुआफ़ कर दी। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ही घटिया हरकत की है, लेकिन जब मैं 11 ने आपको देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं वहाँ से हल ही नहीं पाया और बस आपको ही देखे जा रहा था। सॉरी खाला, मुझे मुआफ़ कर दी। आप इतनी प्यारी लगी मुझे कि मैं खुद को देखने से रोक ही नहीं पाया। मुआफ़ कर दें खाला, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसका रू कर बुरा हाल था, जबकि शहनाज खाला के चेहरे पर फैसल की बातें सुनकर एक मुस्कुराहट आई। ना जाने कितने अरसे बाद किसी के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनना अच्छा लगा था। शहनाज ने फौरन ही अपनी मुस्कुराहट छपाई और बड़े सपाट लहजे में इससे कहा, अच्छा चुल्लू, आज तो मैं तुम्हें मुआफ़ कर रही हूँ, लेकिन खबरदार अगर ऐसी हरकत दोबारा कभी की तो और परेशान ना हो। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और तुम भी ये बात कभी किसी के सामने नहीं करना। और अब तुम जाओ और ये शापर वहाँ सोफे पे रखते जाओ। फैसल एकदम से खिल उठा और फौरन बोला, खाला आप पे बहुत अच्छी है, मैं वादा करता हूँ आगे से एहतियात से काम लूँगा। आप बस किसी को कुछ ना बताइएगा, मैं आपके सारे काम कर दूंगा जो भी आप कहेंगी। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बोला ना किसी को नहीं बताऊंगी, तुम अब यहाँ से जाओ। बाकी इस
बारे में बाद में बात करेंगे। वो जल्दी से उठा और शापर को सोफे पर रखते हुए माहिर की तरफ चल पड़ा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो खाला ने इसे फिर से आवाज दी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो इसे एक बार फिर शदीद झटका लगा, क्योंकि खाला ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चादर छोड़ दी थी और मुस्करा कर उसको देखने लगी। फैसल की तो जैसे दुनिया ही थम चुकी थी। वो बड़े गौर से खाला की तरफ देखने लगा। फैसल का इस तरह देखना शहनाज को भी भला महसूस हो रहा था, मगर वो इतनी जल्दी रिश्तों की हदों को फलांगना नहीं चाहती थी। तभी खाला की आवाज से चौंका, अब बस भी कर दो भांजे साहिब, और कितना देखोगे, और हाँ जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। खाला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो एकदम शर्मिंदा सा हुआ और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा और दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता बंद करते हुए एक बार फिर मोड़कर अपनी खाला की तरफ देखा और वहां से निकल गया और अपने घर में दाखिल हो गया, जहां इसकी मां किचन में काम कर रही थी। फैसल उनसे नजरें बचाकर सीधा बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर बाहर टीवी लाउंज में आ बैठा। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे हर वक्त अब अपनी खाला का ख्याल आने लगा। वो चाहते हुए भी अपनी खाला के घर नहीं जा सका, क्योंकि इससे डर भी लग रहा था और शर्मिंदगी भी हो रही था। इस वक्त वो कमरे में बैठा हुआ था कि फ़ोन की घंटी बजी। ताहिरा बेगम ने फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ इसकी बहन शहनाज थी। शहनाज हमेशा से इसकी बहन से ज़्यादा इसकी दोस्त रही थी। रस्मी हाल अहवाल के बाद शहनाज ने सौदा सलफ लाने के लिए फैसल को अपने घर भेजने का कहा, तो इस पर ताहिरा ने कहा कि मैं अभी भेजती हूँ। फैसल कमरे में था तो ताहिरा ने इसे खाला के घर जाने का कहा। खाला का नाम सुनकर आसिफ के चेहरे का रंग बदल गया। वो भारी कदमों के साथ चलता हुआ खाला के घर पहुंचा। वो आगे आने वाले वक्त से डर रहा था। शहनाज इस वक्त टीवी लाउंज में बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। वो खाला के पास जाकर खड़ा हो गया तो शहनाज ने इसे अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। फिर शहनाज ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोली, फैसल कल जो कुछ हुआ मैं इसकी तुमसे मुआफ़ी मांगती हूँ। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी थी। मुझे वो सब करने से पहले दरवाज़ा बंद करना चाहिए था और कल मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी तुम पर। तुम अपनी खाला से नाराज़ तो नहीं हो ना? फैसल को तो लगा था आज उसकी शामत आई है, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। खाला अब क्यों मुआफ़ी मांग रही है? आपका घर है, अब जो मर्जी करे। मुझे आपकी प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए था। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इस बात को राज रखा और उम्मी को नहीं बताया। तो शहनाज बोली, मैं क्या बताती कि मैं, और इतना कहकर वो खामोश हो गई। फिर बोली, अच्छा खैर ये बताओ तुमको अपना वदा तो याद है ना? कौन सा वदा खाला? अरे तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं ये बात तुम्हारी उम्मी को ना बताऊं तो तुम मेरे सारे काम करोगे। बस समझो काम पर गया है तुमसे। जी जी खाला बिल्कुल याद है अपना वदा, आप हुक्म करें। तो खाला बोली, तुम पहले मुझसे एक और वदा करो कि मैं जो कहूँगी करोगे और ना कभी किसी को कुछ बताओगे। जिस पर फैसल ने कहा, यह भी कोई कहने वाली बात है। खाला अच्छा चली मैं वदा करता हूँ कि आप जो कहेंगी मैं करूँगा और किसी काम का मना नहीं करूँगा और ना किसी को कुछ बताऊँगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलू अब जल्दी से उठो और मेरे साथ आ जाओ। फैसल को तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो किसी को बताना नहीं है। ऐसा तो एक ही काम उसके ज़हन में आ रहा था, मगर वो तो मुमकिन नहीं था खाला के साथ। खैर वो चुपचाप खाला के पीछे हो लिया, मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचा वो एकदम से दम बखुद होकर रह गया और हैरत भरी नज़रों से अपनी खाला को देखने लगा। उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसकी खाला ने सब कुछ हटा दिया था और वो अपनी खाला को मुंह खोले देख रहा था, मगर अभी तक इसका डर निकला नहीं था। फिर जब खाला शहनाज ने फैसल की तरफ गौर किया तो कहने लगी, बेटा जो लोग देखते रहते हैं ना वो बस देखते रह जाते हैं। कामयाब तो वो होता है जो सोचता नहीं कर गुजरता है। फैसल अपनी खाला की बात को समझ गया था। फिर इसने हिम्मत की और खाला के साथ मैच खेलना शुरू कर दिया और खाला को सुकून देने लगा। जब मैच खेल कर वो फारिग हो चुके तो उसकी खाला वो बोली, बेटा आज जो सुकून तुमने मुझे दिया है ना, मैं इसकी तुमसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मगर बेटा तुम ये ना समझना कि तुम्हारी खाला कोई ऐसी वैसी औरत है। ये जिंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं तुम्हारे खालू के अलावा किसी और से बस अकेले रह रह कर मैं अब थक चुकी हूँ। इतने अरसे से तुम्हारे खालू घर नहीं आए। अब तुम खुद ही सोचो आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जब भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतना कहकर वो खामोश हो गई और कुछ देर बाद बोली, बस तुम ये बात कभी किसी को भी न बताना। ये हम दोनों का राज है और ये राज ही रहना चाहिए। बदले में तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। तो आसिफ ने कहा, खाला अब परेशान ना हो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा और अब तो मैं रोज ही आपके घर आता रहूंगा। और ये कहते ही आसिफ खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि इसकी खाला ने भी इसकी बात सुनकर एक कहका लगाया।